Pakistani Kittens, only on Parkwiz. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं व्हील्स ऑफ पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्हील्स ऑफ पाकिस्तान में हम लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में जाके ऑटो एंथुजियास्ट और ऐसे लोग जिनको गाड़ियाँ, मोटर बाइक या किसी भी किस्म की जो मशीन है उसको रखने का, मेंटेन करने का या प्रिजर्व करने का शौक़ है, हम उनका पैशन जो है वो आपके पास लेके आएँ और आप लोगों को बताएँ कि ये लोग अपनी गाड़ी को, अपनी गैरेज को कैसे मेनटेन करते हैं। मैं अभी आज हम बहावलपुर में मौजूद हैं, मेरे साथ हारिस भाई मौजूद हैं। हारिस भाई जो है वो पाक व्हील्स के इनिशियल मेंबर्स में से हैं। जब पाक व्हील पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था तो बहावलपुर से पहले शख्स हैं जिन्होंने पाक व्हील्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाया था और इसी तरह पहले, दूसरे और तीसरे शख्स को भी ये पर्सनली खुद जानते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कम्युनिटी जो है वो बड़ी मशरूम ग्रोथ उसकी होती रही है और अब ये तादाद पाकिस्तान के हर शहर, हर मुल्क में सैकड़ों की तादाद में है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज़ के तहत भी कि हम लोग आपसे इस पैशन को शेयर करें। हारिस भाई के गैराज में तकरीबन 1963 से लेकर 2014 तक की मशीन्स मौजूद हैं और हम आज कोशिश करेंगे कि उनसे पूछें कि उन्होंने कौन सी मशीन कब ली, उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, उसको कैसे मेंटेन करते हैं और किस तरह अपने इस पैशन को जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। होंडा वेलकरी जो है वो इनकी पर्सनल फेवरेट है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हारिस भाई, आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताना पसंद करेंगे कि इसका मॉडल क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है? ये 2014 है जी, होंडा वेलकरी फ्लैट 6 कस्टम। और ये वही बाइक है, मेरा ख्याल है मैंने आपको इसके ऊपर अभी रिसेंटली नॉर्थ का विजिट करते हुए देखा और आप लोगों ने काफ़ी बड़ा एक ट्रिप किया है, रोड ट्रिप किया है। जी, हमने तकरीबन कोई 10 दिन का 10 लोगों ने ही रोड ट्रिप किया खुंजराब तक हम लोगों का। 2000 किलोमीटर ऑलमोस्ट था। हाँ, ये तकरीबन हमने मानसेरा से हमने बाइक सॉल्व की मानसेरा तक। मानसेरा से हमने रोड ट्रिप स्टार्ट किया और हम खुंजराब तक गए और वापस आए और हुंजा में तकरीबन हमने फिर 3-4 दिन स्पेंड किए। ठीक है। अच्छा हारिस भाई, ये जो बाइक है इसकी स्पेसिफिकली आपके फेवरेट होने की क्या वजह? बिकॉज मुझे पता है आपने गोल्ड विंग भी रखा है जो मेरा ख्याल है इसी फैमिली का एक हिस्सा होता है। सो हाउ डज इट कंपेयर टू गोल्ड विंग और इसकी आपके फेवरेट होने की क्या वजह? अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी अगर हम इसको गोल्ड विंग से कंपेयर करते हैं तो कम आपको मिलेगी कि इसके आगे आपको प्लास्टिक्स पूरे और कवर्ड उस तरह से पूरा नहीं है। ये एक्चुअली गोल्ड विंग का ही, ये कई नेकेड वेरिएंट है। ये क्रूज़र उनका बेसिकली एक होंडा गोल्ड विंग के 3 वेरिएंट आते हैं, GL 1800, फ्लैट 6 बैगर और ये फ्लैट 6 कस्टम। ठीक है। तो फ्लैट 6 बैगर इससे पहले मेरे पास था, उसमें बॉक्सेस साइड के ऊपर होते हैं, टॉप बॉक्स नहीं होता और बाकी फ्रंट पे प्लास्टिक सारे फेयरिंग्स उसी तरह से ही होते हैं। ये फ्लैट 6 कस्टम में प्लास्टिक्स नहीं होते, 21 इंचेस का रिम, अगला रिम बड़ा हो जाता है। क्रूजर्स के यूजुअली रिम्स बड़े होते हैं और बाकी ये अच्छा, इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये 100 kg ऑलमोस्ट लेस है अपने बाकी गोल्ड विंग से। ठीक है। सो आपकी टूरिंग वगैरह के लिए उस लिहाज से मेरा ख्याल है मनूवरिंग में इजी है। ये बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मैंने इस बाइक के ऊपर जब मैंने आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले गोल्ड विंग के ऊपर रोड ट्रिप किया था तो तब मुझे पहाड़ों में ख़ासतौर पे जो आप नारान से बाबूसर टॉप वाला एरिया और बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं उसमें मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। उसके बाद जहाँ पर पत्थर आते हैं तो वो आप उसका वेट इतना ज़्यादा है कि आप उसकी अपनी पाँव से उसको रोक नहीं सकते या उसके वजन को अपने पाँव आपका बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्लस अगर बहुत नैरो जगह है तो वहाँ से गुजरना भी सकता वो, क्योंकि वाइड बहुत ज़्यादा है। तो ये इस मोटरसाइकिल के साथ सबसे अच्छी बात इसका 21 इंचेस का रिम था, जिसकी वजह से इसके ऊपर जर्क्स वैसे ही कम, जितना बड़ा रिम साइज़ होता जाता है जर्क्स कम होते जाते हैं तो वो। और दूसरा, इसमें इसका वज़न चूँकि बहुत कम था तो मैं बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से ये बात कह सकता हूँ कि इसको राइडिंग स्ट्रेस इस मोटरसाइकिल का मेरे गोल्ड विंग फ्लैट 6 बैगर से या जो टॉप बॉक्स और मतलब जो बैगर वाला वेरिएंट होता है इसका, उससे इसका राइडिंग स्ट्रेस बहुत कम था, शायद इसके वजन के कम होने की वजह। अच्छा, एक चीज़ मैं इसका नोटिस कर रहा था कि ये जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो मशीन आप पहले चलाते थे, जो एडवेंचर मशीन है GS BMW हो गई, जो कि ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। तो क्या ये सिर्फ ऐसी जगहों पर जा सकती है जहाँ पे कार्पेटेड रोड है कि ये कच्चे पे भी जा सकती है? अच्छा, ये है सिर्फ रोड का बाइक है, रोड का ये भी। और मतलब ये गोल्ड विंग देवसाई आप इस पे नहीं कर सकते? नहीं, देवसाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर। देवसाई तक भी पहुंचना इसके ऊपर बड़ा मुश्किल है, जो अस्तौर वाला ट्रैक और वो सारा पैच। तो किसी ने भी अगर यानी ये वेलकरी जो है ये बेसिकली ये रोड की बाइक है, सिर्फ आप इसको रोड से उतारेंगे तो फिर आपको इसको मेंटेन करना। अगर आपको ऑफ रोड टूरिंग में जाना है तो यू वुड एडवाइस कि G सीरीज BMW या कोई और एडवेंचर, फिर तो कोई मशीन ही नहीं है सही उसके लिए। अगर हम इसके राइट पे आ जाएं तो ये डुकाटी खड़ी जो कि एक इटालियन बाइक है, ये कौन सा मॉडल है और इसका कौन सा वेरिएंट है? ये डुकाटी स्ट्रीट फाइटर 848 है, 2012 का जी। और ये टेस्टा टेरेटा इसका एक इंजन है डुकाटी का, और ये बेसिकली 848 सीसी होती है। एंड दिस वाज वन ऑफ द
अर्लीस्ट आप कह लें कि स्ट्रीट फाइटर बाइक्स जितने भी आते थे, तो ये भी मेरा बड़ा ओल्ड स्कूल चार्म रहा है। मतलब जब हम स्टूडेंट होते थे हम इसको देखते थे और तब हम नहीं ले सकते थे, तो ये मेरे लिए हमेशा से ही बड़ा चार्मिंग रहा। तो ये मेरे किसी दोस्त ने मंगवाया था और वो इसमें भी आपने कोई टूर नहीं किया? नहीं, ये बिल्कुल अभी मेरे पास आया है। अच्छा, और अभी भी आया है? ये बिल्कुल अभी मेरे पास आया, बल्कि आपके पास से। अच्छा, डुकाटी की बाइक्स का जनरली हमने सुना है कि इनकी हीटिंग का बड़ा इशू होता है, तो इस बाइक के अंदर स्पेसिफिकली कोई ऐसा मैकेनिज्म है या अच्छा, इसके अंदर इसके अंदर 2 रेडिएटर्स आपको नजर आएंगे। ठीक है। और ये 2 स्ट्रीट बाइक होने की वजह से It's water cooled bike। इस वाटर कूल्ड बाइक, और इन 2 रेडिएटर्स से इसके मतलब चूंकि ये स्ट्रीट बाइक है तो लो आरपीएम्स पे और लो स्पीड्स के ऊपर भी आपको चलाना पड़ता है। आप चलाते हैं खास तौर पे मैंने जितनी बड़ी बाइक्स हैं वो अगर लो स्पीड पे ज़्यादा चले तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो ये चूंकि सिटी राइड्स के लिए बना है तो इसीलिए इसमें 2 रेडिएटर्स ऐड किए हुए हैं ताकि ये टेम्परेचर अपना इसमें भी 2 रेडिएटर्स हैं और वेलकरी में भी 2 रेडिएटर्स एक्टिव सही है। अच्छा, अगर हम अपने यूजर्स के लिए इसकी एक प्राइस ब्रैकेट का अंदाजा, एग्जैक्ट प्राइस नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर किसी ने लेनी हो तो ये किस प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है आज के लिहाज से? आजकल तो अगर आप इंपोर्ट करें तो ये मेरे ख्याल से कम से कम भी 4 मिलियन के अराउंड, 4 मिलियन 4+। हाँ, इतने में ये कहीं सही है। इंपोर्ट होगा। सारिस भाई, ये Z1000 जो है इसके बारे में हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप बताना पसंद करें, इसका मॉडल क्या है, कब से आपके पास है? ये काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे पास, 2014 है। मैंने अभी तक इसके ऊपर रोड ट्रिप तो कोई नहीं किया, मगर मैंने इसके ऊपर सिटी राइड्स काफ़ी सारी की। और ये अगर हम 1000 सीसी के स्ट्रीट बाइक्स के ऊपर आते हैं, स्ट्रीट फाइटर्स या रोड बाइक्स के ऊपर, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स वन कैन से। मतलब बहुत ही स्मूथ, बिल्कुल लीस्ट मेंटेनेंस डिमांडिंग, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। फिर इसकी लुक्स बड़ी शार्प हैं, मुझे इसकी लुक्स बड़ी पसंद है। इसका हर कट, हर एंगल, आप किसी स्ट्रीट बाइक में मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कट्स आप देख सकते हैं। सही। आगे अगर हम चलें तो आगे एक जहाज़ नुमा बाइक खड़ा है, इसके बारे में बताएं। इसकी लुक से ऐसे लगता है कि कोई विंटेज बाइक है, लेकिन ये 2014 मॉडल है। और हमारे यूज़र्स के लिए आप अगर इसके स्पेक्स बता सकें कि इसमें क्या खासियत है और क्या क्या, यानी क्या इसके पीछे रीज़न थी, आपने कब ख़रीदा, क्या ये यामाहा स्टार वेंचर है जी। ये 1300 V4 है एक्चुअली। तो अमूमन इस लीग के जितने भी बाइक्स हैं आपको V ट्विन मिलते हैं। ये V4 होने की वजह से इसकी 1300 की परफॉर्मेंस आप कंपेयर कर सकते हैं बड़े आराम से GL 1800 या किसी भी उस क्लास के बाइक से, 1800 सीसी बाइक से। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस बाइक की। दूसरा, फिर इस बाइक में आपके पास विंडशील्ड आ जाती है। मैंने इसके साथ ये प्रोटेक्टर्स भी, ये भी विंड कटर्स ऐड किए हुए हैं, ये देखेंगे आप आगे। तो ये बिल्कुल आपको, ये भी इसके साथ हैं, तो ये आपको किसी भी एंगल से रोड पे चलते हुए बिल्कुल भी विंड स्ट्रेस आपके पास ज़ीरो होता है इसके ऊपर। इसमें मुझे बड़ी एक अच्छी चीज़ लगी कि इसका साउंड सिस्टम, स्टॉक साउंड सिस्टम इज़ फार बेटर देन इस क्लास के बहुत सारे बाइक से। अपना इसका साउंड सिस्टम स्टॉक ही, आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। मुझे पिछले जो मेरे मोटरसाइकिल्स थे उनमें मुझे अपग्रेड करना पड़ा जो इस क्लास के मोटरसाइकिल्स थे। तो इसका स्टॉक साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। इसकी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं। अच्छा, इसकी सीटिंग पोजीशन कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। और जब हम प्राइस ब्रैकेट में आते हैं तो ये तमाम अपनी क्लास के मोटरसाइकिल से बहुत सस्ता मोटरसाइकिल है। मेरे पास इसी कैटेगरी का कावासाकी भी एक मैंने राइड किया, वेल्कन वैकेरो बैगर कहलाता है, गोल्डविंग भी रहा। तो अगर मैं तीनों बाइक्स को कंपेयर करूं, और ये भी मैंने बहुत दूर तक नॉर्थ तक पूरा चलाया, और वो भी बाकी बाइक्स भी हमने चलाए वहाँ तक, तो इसलिए हम इसका एक मतलब डिटेल रिव्यू मैं करूं तो ये अपनी प्राइस ब्रैकेट में इससे अच्छा मोटरसाइकिल आपको नहीं मिल सकता। इस लीग के जितने भी मोटरसाइकिल हैं उनसे आप अगर कंपेयर करें। अगर हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताना पसंद करें कि आज की मार्केट के लिहाज से ये आपको कितने का, अगर किसी ने लेना हो तो कितने का मिल जाता है? अब आजकल प्राइसेस आपको पता ही है, हर चीज़ की ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं काफ़ी। तकरीबन 3 मिलियन के करीब आजकल आपको मिल जाना चाहिए। सही है। और 3 मिलियन इज़ अ वेरी गुड प्राइस फॉर दिस थिंग। अच्छा, अब ये सारी बाइक्स जो हैं ये बड़ी यूनिक बाइक है, और इसके बारे में हमेशा ये ख्याल होता है कि इनकी मेंटेनेंस जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, अगर हो भी सकती है तो बड़े शहरों में बड़ा ईजी है। बहावलपुर में, नॉर्थ पंजाब के अंदर, आप इन गाड़ियों को, इन बाइक्स को बेसिकली ख़ास तौर पे कैसे मेंटेन रखते हैं? अच्छा, हमारे पास ये एक बड़ी, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल भी किया, और बड़ी अल्लाह पाक की रहमत रही कि एक मैकेनिक ऐसा है जो कराची में पहले बहुत अरसा उसने काम किया और बावलपुर के ही थे, वो फिर वापस बावलपुर आ गए। तो हमने जो रूटीन की मेंटेनेंस है सारी उनसे कैरी की हुई है। अगर हमें जनरल मेंटेनेंस की तरफ किसी की तरफ जाना पड़ता है, लाइक कोई रिप्लेसमेंट, कोई इंजन पार्ट की भी रिप्लेसमेंट कभी आ सकती है, या कोई मैकेनिकली थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस किस्म की अगर हमें कोई चीज़ मूव करनी होगी, तो फिर हम लोग इसको पिंडी भेज देते हैं। मेरे मोहतरम भी हैं, दोस्त भी हैं बड़े अच्छे, बशीर साहब,
तो वो कॉलेज रोड पे उनकी वर्कशॉप है और वो बड़े ही ज़बरदस्त में, मतलब मैं तो उनसे बड़ा सेटिस्फाइड, और हम तमाम दोस्त उन्हीं के पास ही बाइक्स भेजते हैं। तो फिर हम यहाँ से बाइक्स उनके पास हॉल करा देते हैं और वो वहाँ पर अच्छा, कर देते ये हैं। सारी तो नई बाइक होगी। मुझे यहाँ पे एक बहुत पुरानी बाइक रिस्टोर नज़र आ रही है, जो कि मुझे बड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट भी रही है एक ज़माने में, और इसकी जो कलर स्कीम है वो भी ख़ास तौर पे मैंने देखा कि आपने बड़े उसको शौक से रिस्टोर किया। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या मॉडल है 125 का? ये जी अर्ली 80s का है होंडा CG 125, ये फर्स्ट जनरेशन वाला 125 एक्चुअली जो आता होता था, और ये रिस्टोर हमने बावलपुर में ही किया। और जिसमें इसकी पेंट जॉब वगैरह सारा कुछ सारा दोबारा कुछ इंजन सब कुछ हुआ yes, है, sir। और और जो जेन्युइन जिस हालत में आता था वैसे है। बिल्कुल वैसे है। सो इज इट एवरीडे ड्रिवन? इसको आप चलाते हैं कि बस ये खड़ा रहता है? ये मैं अक्सर इसको चलाता हूँ। अच्छा। हाँ, ये मेरे छोटे टोटली फंक्शनल है? ये बिल्कुल परफेक्ट है ये चलने में। सही। तो अगर हम अभी ये टू व्हीलर्स को छोड़ के फोर व्हीलर्स की तरफ आए, वैसे तो जनरली होता ही है कि हमने देखा है जो ज़्यादा मोटरसाइकिल की तरफ होते हैं मोटरसाइकिल की तरफ ही रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपकी कलेक्शन में दो बहुत यूनिक गाड़ी हैं, और मेरी तो काफ़ी देर से इससे नज़र नहीं हटी। ख़ासतौर पर इसकी जो शाइन है वो इतनी ज़्यादा है कि मेरा ख्याल है इस मॉडल की गाड़ी के लिए इसके क्रोम में इसके एक एक हिस्से के अंदर अगर हम शाइन देखें तो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, इसकी हर अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा है। मैंने इसकी इंटीरियर को खोला, अब आई होप, मतलब आई विश कि मैं इस कैमरे के अंदर वो खुशबू आपको सुगा सकता जो इस गाड़ी के अंदर से आ रही है, और मेरा इससे बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा। तो हारिस भाई, इस गाड़ी के बारे में बताएं, इसका मॉडल क्या है, ये कब रिस्टोर की, इसके पार्ट्स कहाँ से सोर्स किए, और किस तरह ये गाड़ी कितने अरसे में तैयार हुई? सुनील भाई, ये गाड़ी तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल के अरसे में तैयार हुई, और ये 1963 है। अर्ली VW बीटल्स कहलाती हैं ये। ठीक है, ये 1200 सीसी वाली? ये 1200 सीसी है। ठीक है। इसमें सुपर बीटल्स आना शुरू हुई थी, वो 70s में आना शुरू हुई थी, जो एक्चुअली 1500 और 1600 होती हैं, तो ये 1200 थी। अच्छा, इसके तमाम पार्ट्स हमने ब्रांड न्यू, मतलब इस गाड़ी के बारे में हम कह सकते हैं कि इसके अगले इस नंबर प्लेट के इस नट से लेकर आखिरी नट तक एक एक नट बोल्ट ब्रांड न्यू है। और कम से कम वेस्ट जर्मनी, मेड इन वेस्ट जर्मनी है, मतलब कोई भी रिफर्बिशमेंट पाकिस्तान में नहीं हुई, सारा कुछ बाहर से हुआ? ब्रांड न्यू है, और कम से कम वेस्ट जर्मनी है। या फिर अगर कोई ऐसा, क्योंकि ये 63 है तो बहुत सारे पार्ट्स आपको नए नहीं मिलते, तो हमने फिर ऐसा किया कि जो उसको फैब्रिकेट करता है, हमने बेस्ट फैब्रिकेटर सोर्स किया और उससे हमने वो फैब्रिकेट करवाया पार्ट्स। जिस तरह इसका पैडल सेट है, तो वो अब एक लंदन में एक साहब हैं, वो करते हैं, बड़ी बुजुर्ग हैं, वो फैब्रिकेट करते हैं, तो वो बड़ा एक्सपेंसिव, हमने उनसे फैब्रिकेट करवाया। मतलब इसमें हर चीज़ मैं कह सकता हूँ इस गाड़ी में, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर आप डाल ये सकते हैं। 1 से 1.5 साल के अरसे में तैयार हुई, और उसका जो पेंट जॉब है ये भी पाकिस्तान में हुआ? जी, ये रावलपिंडी में हुआ इसका पेंट। पूरी गाड़ी रावलपिंडी में तैयार? पूरी गाड़ी ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तैयार हुई है। ठीक है। और इसकी एक अगर हम एस्टिमेट कॉस्ट, मतलब अगेन ये तो शौक की चीज़ है, लेकिन जैसे आपने बताया पार्ट सोर्स की ये वो, तो पार्ट सोर्सिंग जो पार्ट्स की थी, एटलीस्ट उसकी अगर कॉस्ट हमें को शेयर कर सकें, ताकि हमारे दोस्त भी अगर कोई बनाना चाह रहे हैं तो उनको पता हो। अब इसके मैं एग्जैक्ट तो मेरे जहन में नहीं होगा, मगर अराउंड समथिंग कोई $15,000 के 15 से 17 हज़ार डॉलर के सिर्फ पार्ट्स हैं इसके सिर्फ, और प्लस आप फिर गाड़ी और उसके अलावा फिर मैकेनिक और पेंट जॉब और टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगता है सारा कुछ। सो कर करा के मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो 3-3.5 मिलियन की कॉस्ट करती है मेरे ख्याल से। इतने में ये होनी चाहिए कम से कम। सही है। और बाकी इसके अंदर अभी जो हम अगर साइड से दिखा सकें, ये जो सारी चीज़ें हैं, आपने इसकी जो अटेंशन टू डिटेल है, ये आपके जहन में कोई आइडिया था, उसको देख के आपने बनाई? सर, ये आपके साइड पे कवर्स नज़र आ रहे हैं, या वाइट वॉल टायर्स हैं, इन तमाम चीज़ों को सोर्स करने में बड़ा टाइम लगा होगा, इंस्पिरेशन ड्रॉ की होगी, कोई ख़ास जहन में आइडिया था कि 1 बाय 1 बस होता गया? ये जब इसको रिस्टोर करने का प्लान किया तो फिर इसके तमाम पार्ट्स इकट्ठे किए पहले, और फिर हमने जब मैक्सिमम पार्ट्स हमने कलेक्ट कर लिए थे, और जो चीज़ें हमें लगता था कि जैसे जैसे ये रिस्टोर होती जाएगी उतने टाइम में हमें रिक्वायर्ड होंगी, तो वो हमने ऑर्डर करते गए और साथ साथ मंगवाते गए। तो इसमें कुछ पार्ट्स इसके लाइक इसके बॉडी पार्ट्स, इसके चारों फेंडर्स, इसका ये डब्ल्यू डेकलेट, ये इस ईयर का नहीं है एक्चुअली, ये डेकलेट इसमें 56 का है। ये डब्ल्यू आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, तो हाँ, यस, तो ये आपको इतनी डिटेल्ड मेरे ख्याल से US में तो शायद किसी गाड़ी में नज़र आए चीज़ें, पाकिस्तान में मैंने बहुत कम किसी गाड़ी में देखी होंगी। ये 56 का, ये भी इसके चारों फेंडर्स, इसके बॉडी पार्ट्स मोस्टली ये सारे अमेरिका से आए, इंजन पार्ट्स सारे अमेरिका से आए, कॉस्मेटिक्स इसकी अमेरिका से आई हैं सारी, इसके रिम्स इंग्लैंड से आए, इसके मैट्स और कुछ चीज़ें जापान से आई। flat4.com एक वेबसाइट, हमने वहाँ से बाय किया। मेरा सवाल बेसिकली ये होगा कि ये गाड़ी जो है ऊपर से खाली टिप टॉप है कि इसके पार्ट बहुत चमक रहे हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, खड़ा रहने की आइटम है, कि इसका इंजन भी उतना रिलायबल है जब तैयार हुआ है और आप इसको डेली चला सकते हैं, स्टार्ट करते हैं? सुनील भाई, इसका इंजन बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह,
ठीक है। इसका सस्पेंशन बिल्कुल एक ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह, ये 2019 में रिस्टोर हुई है अगर तो 2019 मॉडल समझिए। आप इसको ऐसे समझिए कि ये 2019 मॉडल की गाड़ी है। और अभी हम प्लान कर रहे हैं इस साल इंशाल्लाह हम लोग वैसे क्लासिक कार की रैली एक राइड करते हैं। लास्ट ईयर मैंने देखा था आप लोगों ने जो कराची से खंजराब की होती है, आपने यहाँ पे होस्ट की थी भावलपुर में। बिल्कुल ऐसी है। तो अब इस दफ़ा आप इसको लेके जा रहे हैं। इस दफ़ा हम प्लान कर रहे हैं कि इस दफ़ा इसको मैं लेकर जाऊंगा। और वैसे उस रैली के अलावा भी मैं मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर अकेला एक नॉर्थ का ट्रिप पंजाब कम करके आने का प्लान कर रहा हूं। खंजराब से पहले नहीं ब्रेक लगाते? नहीं, ये इंशाल्लाह ये जाएगी गाड़ी। इसकी वजह से मैंने इंजन की आवाज़ सुन रहा था, अगर हम सुना सके तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है ये जो आवाज़ है ना। इसके स्टीयरिंग व्हील से लेके हर चीज़ की जो डिटेल है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो किया गया है। सो ओवरऑल आई एम सुपर इम्प्रेस जिस लिहाज से गाड़ी जितनी डिटेल से बनाई गई है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप बताना पसंद करें कि आपको इसमें हेल्प किसने की, अगर कोई और भी बनवाना चाहे तो उसके लिए किससे कांटेक्ट कर सकते हैं? ये आप जानते होंगे नासिर महमूद शेख साहब को, पाक व्हील्स के फोरम पे मैंने उनकी काफ़ी पोस्टिंग देखी है। उन्होंने गाड़ी इसी तरह की रिस्टोर की थी और वो अपने साथ कनाडा भी ले गए थे। फिर वो वापस पाकिस्तान आए तो अपने साथ ही ले आए वो गाड़ी। तो वो बड़ा मशहूर थ्रेड था हमारे ऑटो शोज पे भी आती रही गाड़ी। यस, तो ये नासिर शेख साहब ने इस गाड़ी को बनाने में काफ़ी सारी हेल्प की। अगर हम इसके साथ आए, दूसरी गाड़ी भी बड़ी यूनिक है। अगर होंडा सिविक जो लवर्स हैं उनको पता होगा कि जो होंडा सिविक हैचबैक जो है वो कितनी लिमिटेड अवेलेबल है पाकिस्तान में, ख़ास और वैसे दुनिया में लिमिटेड है और पाकिस्तान में जो है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और ये गाड़ी जो है इसकी मैं तो हिस्ट्री काफ़ी अर्से से जानता हूँ कि कहाँ से होकर यहाँ पे पहुँची है। सो हारिस भाई, इसका क्या मॉडल है? ये 96 है जी, EK3 हैचबैक। ये बेसिकली D15 भी स्टॉक इसमें होती है। और मैं मतलब मुझे गाड़ियाँ मैं बड़े अरसे से ये लेना चाह रहा था, पिछले तकरीबन कोई 12-13 साल से। अच्छा, काफ़ी मतलब पूरा एक आपने दहाई लगा दी इसको ढूंढते हुए, तो मगर मुझे मिली नहीं। मुझे गाड़ी चाहिए थी स्टॉक जो बिल्कुल जिसमें कोई छेड़छाड़ ना हुई भी हो, बिल्कुल स्टॉक गाड़ी चाहिए थी। तो मुझे ये लकीली, मैं इस बारे में ख़ासतौर पे अपने आप को कहूँगा कि आई हैव बीन सो लकी कि ये गाड़ी मुझे बिल्कुल मेरे मतलब की मिल गई। मतलब इसमें इस पूरी गाड़ी में सिर्फ इसके रेम्स और इसके टायर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा। बाकी इस गाड़ी में, पूरी गाड़ी में किसी भी किस्म की भी कोई बोन स्टॉक है। बोन स्टॉक है बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपके बारे में बड़ी नोटिस किया है, मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी अरसे देखता आ रहा हूँ कि आप अपना शौक पूरा करते हैं लेकिन आप किसी चीज़ के साथ चिपकते नहीं हैं, बहुत अरसे तक नहीं रखते। आप अगली चीज़ में मूव ऑन कर सकते हैं और कर जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी आदत है कि आपका पैशन है, आप उसको दूसरों से भी शेयर करें। मैंने यहाँ पे देखा है हमारे मुल्क में कई लोग होता है कि वो लोहे को गला देंगे, खड़ा रखेंगे, किसी और के पास नहीं जाने देते। सो आपका इस फिलॉसफी के बारे में क्या ख्याल है? बिकॉज मैं देखता हूँ आपकी काफ़ी जो रोटेशन में रहती है कलेक्शन। सुनील भाई, ऐसे है कि मेरा अपना एक सोच ऐसी है सारे बारे में कि हम सब इन चीज़ों के केयर टेकर होते हैं। जितना अरसा हमारे पास है हम उसको अच्छे से रखें और उसको बिल्कुल एक अच्छे से, जो बंदा उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकता हो उसके पास जाने दें। और अगर कोई नई चीज़ आपके पास अच्छी आ सकती है तो आप उसको ऐड कर लें अपने पास। बट ये गाड़ी ऐसी है कि ये भी और ये भी, और दोनों कीपर्स हैं। ये बिल्कुल कीपर्स हैं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहता। सो इसके अंदर जो इंजन आता है वो D15 है जी, D15 है। सो फरहान साहब जो है वो बता रहे थे, उन्होंने भी मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया था कि सेम इसके साथ की टाइप R जो होती है वो 7000 किलोमीटर चली हुई $50,000 की बिकी है दुनिया में। बट उसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें B15 है, उसमें D19 इंजन होता है। इसमें D15 है, उसमें B16 टाइप R इंजन। ठीक है, सो B16 टाइप R इंजन था और वो 7000 किलोमीटर चली हुई थी। ये देखिए, ये EK3 है, ये EK3 वो EK9 होती है। वो EK9 होती है। सही। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि मतलब 1996 से लेके अब तक तकरीबन 24 साल हो चुके हैं। 24 साल के अंदर भी गाड़ी का जो इसका इंजन है, सारा कुछ स्टॉक अपनी फॉर्म में है और हर चीज़ अपनी जगह पे कंप्लीट है। अब हम इसके इंटीरियर जो है वो भी देख लेते हैं कि वो कितनी अच्छी हालत में है या कैसे रखा है हारिस भाई ने। वैसे तो बाकी गाड़ियाँ देख के अंदाज़ा हो रहा है। वाह, इंटीरियर देख के तो लगता ही नहीं कि ये गाड़ी 24 से 25 साल पुरानी है, बिकॉज इसकी एक एक चीज़ जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। इसकी मैट फिनिश, और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस करने की है कि क्योंकि जैपनीज़ मॉडल है तो उसमें 96 के अंदर भी डुअल एयर बैग मौजूद है। हमारे मुल्क में अभी भी होंडा जो है वो कई गाड़ियों पे स्ट्रगल कर रही है सिंगल एयर बैग देने पर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं सुनील भाई थोड़ी सी ऐड करूंगा कि आपको इसके गियर में मल्टाईमैटिक इसका नज़र आएगा, होंडा मल्टाईमैटिक ट्रांसमिशन। ये जो अब आप नए वेजल में और नई सिविक में देखते हैं कि इकोनॉमी, स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स, यस, ये आपके पास 96 में आता था, स्टॉक बोन स्टॉक गाड़ी में आता था। सही है। क्लाइमेट कंट्रोल है। यस।
सो व्यूअर्स, हम कोशिश करेंगे कि कैमरे की आंख से आपको जितनी इसकी ब्यूटी दिखा सकते हैं, बट मैं अगेन ये बात रिपीट करूंगा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कैमरा भी आपको नहीं दिखा सकता। वो खुशबू जो इस गाड़ी के अंदर से आ रही है या जो साथ वाली गाड़ी के अंदर से आ रही थी, उसको आप किसी कैमरे में नहीं दिखा सकते। लेकिन यू टेक माई वर्ड फॉर दिस कि ये गाड़ियाँ मेरा ख्याल है जिस तरह कंपनी से आई थी, अभी उससे बेहतर नहीं तो उससे एग्जैक्ट उसी हालत में मौजूद हैं। और अगेन इसके लिए आपको बहुत पैशन की ज़रूरत है। मैं हमेशा ये बात रिपीट करता हूँ कि पैसों की नहीं, पैशन की ज़रूरत है। और अगर आप इस गाड़ी की एक एक चीज़, इंटीरियर डिटेल को देखेंगे, वो जिस तरह कंपनी से आई थी उसी तरह स्टॉक अभी तक कायम है। व्हील्स ऑफ पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट लोगों के जो कलेक्शन है, जो गैरेज है, जो सारे हमारे पैशनेट लोग हैं, जिस तरह हम लोग एक दूसरे को जानते भी हैं, कम्युनिटी का हिस्सा भी हैं, हम इस पैशन को आप लोगों से शेयर करें। और आप लोग भी अगर इस पैशन को अपनाना चाहते हैं, मोटर स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं या जनरली क्लासिक कार रिस्टोरेशन में आना चाहते हैं या किसी किस्म की भी गाड़ी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको इससे एक इंस्पिरेशन मिल सकती है। सो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज का एपिसोड। इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।